हेलो एवरीवन, मैं हेमंत कुमार वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज, साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेज के ई शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेज ई शिक्षा को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट हैंड पे बेल आइकन की बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे कॉलेज में होने वाले किसी भी कार्यक्रम या लेक्चर्स की वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। अगर आप कोई अपना सकारात्मक सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, भारत में प्रादेशिक नियोजन। अभी तक हमने पढ़ा था संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जो कि 1920 में ही इन लोगों ने प्रादेशिक नियोजन के लिए एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था AHP, और आज भी वो संस्था 80-85 साल पूरा करने के बाद भी अपना काम कर रही है। तो ये था हमारा आपका जो विकसित देश थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन। तो इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी और आज हम बात करते हैं भारत में प्रादेशिक नियोजन। तो आइए हम बात करते हैं भारत में प्रादेशिक नियोजन के बारे में। तो भारत में नियोजन के प्रमुख आधार स्तंभों की कल्पना एवं प्रतिपादन भारतीय विचारधारा के अग्रणी महानायकों जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही अंकुरित कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में ही स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही एक भारतीय योजना कमेटी का गठन इस बात का जीता जागता प्रमाण है। इस बात में भी कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत में प्रादेशिक नियोजन का शुभारंभ स्वतंत्रता के तुरंत उपरांत हो गया था। कहने का मतलब है कि जो भारत के महानायक थे जैसे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये सब भारत में प्रादेशिक नियोजन के स्तंभ हैं। स्वतंत्रता के केवल 4 वर्ष बाद ही देश के उन चुनिंदा कुछ एक देशों में जहां प्रादेशिक नियोजन की संवैधानिक मान्यता प्राप्त है तथा जहां प्रादेशिक नियोजन को आवश्यक संस्थागत ढांचा उपलब्ध है, प्रादेशिक नियोजन के निम्नलिखित 3 प्रमुख सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित हैं। तो हम बात करते हैं पहले संविधान की। भारत के सभी नागरिकों, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, भारत के सभी नागरिकों, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, को अपने भरण पोषण हेतु उपयुक्त साधनों को प्राप्त करने का समान अधिकार है। जी हाँ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो संविधान बनाया था, उनके कहने का मतलब है कि भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों, चाहे वो स्त्री हों या पुरुष हों, अपने भरण पोषण के लिए उपयुक्त साधनों को प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त है। हम दूसरे संविधान की बात करते हैं अगर, तो देश के भौतिक संसाधनों पर समाज का स्वामित्व एवं निर्धारण
इस प्रकार हो कि समाज के प्रत्येक अंग का सामान्य जीवन अधिकाधिक सुखमय हो। तो कहने का मतलब है कि देश के भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण सबका हो। और हम तीसरे की बात करते हैं तो आर्थिक तंत्र का प्रचलन इस प्रकार हो कि संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो जाए। तो देखा जाए तो भारत में प्रादेशिक नियोजन प्रक्रिया नियोजन युग से ही प्रजातंत्र एवं समाजवादी विचारधाराओं से इस प्रकार बंधी रही कि सभी वर्गों को समान अवसर एवं सुख सुविधा प्राप्त के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ये था रीजनल प्लानिंग में सबके लिए सबका अधिकार। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहली पंचवर्षीय योजना में 4 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य रखा गया। अब इसमें देखते हैं हम 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं आपके। तो पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में वृद्धि। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि एवं सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना। ये था पहला पंचवर्षीय योजना में पहला लक्ष्य था कि किस तरीके से राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाए और समान जीवन स्तर में सुधार किया जाए। तो दूसरी बात करते हैं, दूसरा लक्ष्य हमारा क्या था? आधारभूत तथा बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान कर औद्योगिकरण प्रक्रिया में तीव्रता लाना। जी हाँ, आधारभूत तथा बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान कर, प्रोत्साहन मतलब कि सरकार द्वारा उनको सहायता प्रदान करके उनके औद्योगिकरण प्रक्रिया में तीव्रता लाना था। तीसरा लक्ष्य था हमारा या उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में रोजगार अवसरों को बढ़ाना। मतलब इकोनॉमिक जो हमारी थी उसको बढ़ाने के लिए विभिन्न भागों में, राज्य के विभिन्न भागों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना था। फिर हमारा चौथा उद्देश्य था पहली पंचवर्षीय योजना में सामाजिक एवं क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। तो देखा जाए ये हमारा पहली पंचवर्षीय योजना में 4 उद्देश्य था, जिसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि थी, औद्योगिकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना था और सामाजिक एवं क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना था। तो देखा जाए भारत के प्रादेशिक नियोजन नीति के प्रमुख उद्देश्य यही रहे हैं कि देश में आर्थिक सामाजिक विकास की गति में कितनी तीव्रता लाई जाए, गरीबी व बेरोजगारी को घटाया जाए, सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाया जाए, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए तथा एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जिसमें सभी नागरिकों को न्याय तथा हर प्रकार के अवसर तथा सुविधाएं बिना किसी लिंग भेद, क्षेत्रीय भेदभाव, जातीय भेदभाव व धार्मिक भेदभाव के समान रूप में उपलब्ध हो। तो कहने का मतलब है जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें सभी गरीबी को सुधारा जाए या गरीबी को कम किया जाए और हर नागरिक को बिना किसी लिंग भेदभाव के, जातीय भेदभाव के या धार्मिक भेदभाव के अंतर्गत सबको समान रूप से उपलब्ध हो। तो इसी में आपका था आगे भारतीय योजना आयोग ने कुछ कार्य किए थे जो निम्नलिखित हैं, हम आपको बताते हैं। इसमें पहला है पंचवर्षीय तथा 1 वर्षीय योजनाओं को तैयार करना था, राष्ट्रीय नियोजन के कार्यों की देख रेख करना था,
विभिन्न योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करना था, विभिन्न परियोजनाओं की सामयिक समीक्षा तथा परीक्षण करना, विभिन्न परियोजनाओं में जनसाधारण की सहयोगिता को प्रोत्साहित करना, और लास्ट था राज्य की पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना था। तो ये था हमारा जो है कि किस तरीके से भारत ने प्रादेशिक नियोजन में पंचवर्षीय योजनाओं में चीज़ें की गई। तो हम आज अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन की हम बात करते हैं तो नेशनल कैपिटल रीजन की बात करते हैं तो देखा जाए आपके सामने मैप है। भारत एक नगर प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के भागों को अपने में समेटे हुए है। इसमें दिल्ली का पूरा क्षेत्र 1483 वर्ग किलोमीटर दिल्ली का एरिया जो है आपका, हरियाणा राज्य का 30.33% क्षेत्र, उत्तर राज्य का 3.68% क्षेत्र, लगभग 10,853 वर्ग किलोमीटर, तथा राजस्थान राज्य का 1.31 क्षेत्र जो आपका यह है आपका। इस प्रकार नगर प्रदेश में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत तथा रेवाड़ी जिले तथा महेंद्रगढ़ जिले की बावल तहसील, उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद व बुलंदशहर जिले तथा राजस्थान का अलवर जिला शामिल है। इस नगर प्रदेश के उप प्रदेश भी बनाए गए हैं, जैसे कि दिल्ली उप प्रदेश हरियाणा, ये हरियाणा है आपका, उप प्रदेश राजस्थान, उप प्रदेश उत्तर प्रदेश। जब राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की नियोजना के अंतर्गत परियोजना तैयार की गई थी, उस समय देश की 1981 की जनगणना हो चुकी थी। उस समय जनगणना के अनुसार राजधानी प्रदेश में 6,677 गांव व 94 नगर स्थित थे। इन नगरों में 5 दिल्ली राज्य में, 58 उत्तर प्रदेश में, 27 हरियाणा में तथा 3 राजस्थान में स्थित थे। इन देखा जाए तो परंतु इस प्रदेश की 50% से अधिक जनसंख्या इन नगरों में रहती थी, जबकि देश के सामान्यतः 25% जनसंख्या नगरीय थी। इतना ही नहीं, राजधानी प्रदेश की नगरीय जनसंख्या प्रतिवर्ष 3.4% की वृद्धि की दर से बढ़ रही थी तथा 2001 की जनगणना तथा राजधानी प्रदेश की, ये जो राजधानी है हमारा दिल्ली प्रदेश की, 78% जनसंख्या नगर निवासी हो जाएगी और केवल 22% ग्रामीण रह जाएगी। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, दिल्ली का जो हमारा क्षेत्र है, हरियाणा है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है आपका, उत्तर प्रदेश है, तो जैसे जैसे जनसंख्या हमारी 1981 में थी, फिर 2001 में, फिर 2011 में, जैसे जैसे ब्रॉड होती गई, बढ़ती गई, और हमारा जो नगरीय क्षेत्र था, नगर नियोजन था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। प्रादेशिक भूमि उपयोग में अभी भी कृषि अधिकार बना हुआ है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 80% क्षेत्र अभी भी कृषि अधीन है।
अकृषि उपयोग 9.9% क्षेत्र में सीमित है। बंजर जमीन तथा शैली भूमि के अंतर्गत प्रदेश का 4.7% क्षेत्र वनों के अधीन केवल 1.2 क्षेत्र है और बाकी बचे क्षेत्र में अन्य विभिन्न प्रकार के उपयोग शामिल हैं। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के विभिन्न भागों में वार्षिक वर्षा 50 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। प्रदेश की जल की मांग की आपूर्ति गंगा व यमुना नदियों से होती है। कहने का मतलब है जो हमारा ये राजधानी है, इसके बगल जो भी क्षेत्र हैं या जो भी राज्य हैं, उसमें जल की आपूर्ति गंगा व यमुना नदियों से ही होती है। दो मुख्य नदी स्रोतों के अतिरिक्त प्रदेश की छोटी छोटी नदियां हिंडन, काली, साहिबी आदि भी प्रदेश में जल प्रदान करती है। जो ये दिल्ली है हमारा राजधानी क्षेत्र है, इसमें जल की सारी चीज़ें यहीं से ही पूर्ति होती है। तो देखा जाए अगर तो कैपिटल रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन इंडिया में एक प्लान बनाया गया जिसका नाम है परियोजना। 1962 में ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मास्टर प्लान बनाकर राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की नींव रखी गई थी। यह दिल्ली नगर का मास्टर प्लान ही था जिसमें पूरी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत के आधार पर पूरे प्रदेश के विभाग की आवश्यकता पर बल दिया गया था। परंतु इस स्वप्न को वास्तविक रूप देने में 23 वर्ष लग गए। कहने का मतलब है कि जब 1962 में दिल्ली के लिए एक प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत पर जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था, उसको पूरा होते होते पूरे 23 साल लग गए। 1985 में जाकर कहीं राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश नियोजन बोर्ड का संवैधानिक रूप से गठन हो पाया। इस बोर्ड का गठन इस प्रदेश के विकास हेतु परियोजना तैयार करना, अपनी देखरेख में इसे लागू करने की जिम्मेदारी दी गई। तो देखा जाए तो इस परियोजना के निम्नलिखित मुख्य 3 उद्देश्य थे। जो हमारा ये नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली, इसमें जब मास्टर प्लान इसका तैयार किया गया 1985 में, तो इसके मुख्य 3 उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य था कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के विभिन्न भागों का एकीकृत विकास करके दिल्ली शहर की जनसंख्या वृद्धि दर पर अंकुश लगाना। बिल्कुल सही कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से तो जो हमारे पास कृषि योग्य भूमि है ये सब एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन जब शुरुआत से ही शुरुआत की गई कि जनसंख्या पर अंकुश लगाना, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी शहर को विकसित बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जनसंख्या नियंत्रण करना। दूसरा है प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का इस प्रकार से विकास करना कि प्रत्येक रिहायशी बस्ती क्षेत्र की नियोजित विकास प्रक्रिया का एक सक्रिय अंग बन सके। और तीसरा था उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित सभी नगरों व ग्रामों का एकीकृत संतुलित विकास सुनिश्चित करना। जी हाँ, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित सभी नगरों व ग्रामों को, अगर दिल्ली की बात की जाए तो अभी दिल्ली में भी, दिल्ली के आसपास भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी ग्रामीण जैसी सुविधाएं मिलती है, नगरों जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इन परियोजनाओं को बनाने के बाद कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था जो हम आपको बताते हैं। इस परियोजना की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस प्रदेश में देश के विभिन्न भागों से लगभग 2 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष प्रवास करके आ जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि किसी भी विकसित देश को विकास करने के लिए
सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जनसंख्या नियंत्रण करना। लेकिन दिल्ली जो है हमारी राजधानी है, यहाँ पे प्रतिवर्ष 2 लाख व्यक्ति आप्रवास करके आते हैं। कहने का मतलब है कि वो चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आपका बिहार हो, हरियाणा हो, मतलब भारत के किसी भी शहर से सबसे ज़्यादा लोग जाकर के प्रवासी बन जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए दिल्ली में सबसे ज़्यादा यूपी, उत्तर प्रदेश के लोग जाकर के निवास करते हैं। तो बताया ना कि सबसे बड़ी समस्या प्रादेशिक नियोजन पे यहीं पे आई कि जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हो सका और प्रतिवर्ष 2 लाख व्यक्ति, 2 लाख, 3 लाख धीरे धीरे बढ़ता गया, जाकर के प्रवासी या प्रवास करने लगे। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि प्रवासियों के लिए जैसे बिजली, पानी, परिवहन, कचरा, कूड़ा करकट की सफाई आदि पर दबाव बढ़ते गया। जाहिर सी बात है कि अगर जहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जाएगी और वहाँ पे दबाव बढ़ता जाएगा प्रवासियों का, तो वह चाहे बिजली हो, पानी हो, साफ सफाई हो, कूड़ा करकट हो, इन सब पर पे दबाव बढ़ता ही जाएगा। तीसरी थी सबसे बड़ी समस्या नगरों में भीड़ तथा झुग्गी झोपड़ियों बस्तियों की संख्या में तीव्रता से बढ़ती जा रही थी। सही बात है, अगर देखा जाए तो जब लोग बढ़ते जाएंगे शहर में तो झुग्गी झोपड़ी रहने के लिए झुग्गी झोपड़ियों का, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो महानगरों में जाकर तो बस जाते हैं लेकिन रहने के लिए उनको छत नसीब नहीं होती है। तो उसके लिए वो कहीं भी रेलवे लाइन के किनारे, नदी के किनारे, जहाँ पे भी जगह पाते हैं वो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ बना लेते हैं। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते चौथी बड़ी समस्या थी कि रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्ति, दिल्ली का आकर्षण उनके लिए प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये थी हमारी 4 मूल समस्याएं थी जो हमने आपको बताई। और मेन बेसिक इश्यूज क्या थे, मेन मुद्दे क्या थे, वो था राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश को प्रादेशिक परियोजना तैयार करते समय निम्नलिखित मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया था। तो पहला मुद्दा था नगरों में तीव्रता से बढ़ता संचय, जिसको कंजक्शन बोलते हैं। आप्रवासन के कारण प्रदेशों की जनसंख्या की विस्फोट स्थिति। तीसरा था ग्रामीण क्षेत्रों की विकासीय आवश्यकताएं। चौथा है प्रदेश का चरमराता परिवहन तंत्र, जन स्वास्थ्य व पर्यावरण, मूल सुविधाएं व सेवाएं, प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो ये सब मेन चीज़ें थी जो प्रादेशिक नियोजन का मेन उद्देश्य था, जिसमें कई सारी समस्याएं थी जो हमने आपको बताई। तो देखा जाए तो ये हमारा टॉपिक जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और अगर आप कोई सकारात्मक सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। कोई भी आपको कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन और वीडियोस मिलती रहे। आपके सुझाव
बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने आने वाले अगले वीडियो में आपको और अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें बता सकें। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।